जेठानी के ताजे खाने की खुशबू, देवरानी के बासी खाने की बदबू। सुबह के 6 बजे थे, पर रसोई से आती हल्की हल्की घी के तड़के की खुशबू पूरे आंगन में फैल चुकी थी। ये खुशबू जेठानी मंजरी की रसोई से आ रही थी। वो हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर ताज़ा नाश्ता तैयार कर रही थी। उसके खाने की खुशबू से सास की जल्दी आंख खुल गई और वो किचन में जाती है। अरे मंजरी बहू, आज फिर इतनी सुबह? अभी तो अंधेरा भी नहीं गया। माँ जी, आदत पड़ गई है सबको ताज़ा गरम खाना खिलाने की, बस इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। लेकिन जहाँ नीचे जेठानी के किचन से ताजे खाने की खुशबू आती थी, वहीं ऊपर वाली मंजिल में रहने वाली उसकी देवरानी संध्या के किचन से आती थी बासी खाने की खट्टी खट्टी बदबू, जिसे सूंघते ही कोई भी नाक सिकोड़ ले। दरअसल संध्या शहर की बहू थी जो सुबह देर से सोकर उठती थी और सोचती थी, अब इतनी सुबह सुबह कौन उठता है और रोज रोज ताज़ा खाना कौन बनाता है। जब आज के मॉडर्न जमाने में हमारे पास फ्रिज है, गैस है, सब कुछ मौजूद है, तो क्या जरूरत है बार बार ताज़ा खाना बनाने की और अपना हाथ जलाने की। कल का चावल गर्म कर लो, पराठे माइक्रोवेव में रख दो, बस। उस रोज भी वो देर से सोकर उठी। संध्या, जल्दी उठो भाई, हमें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। उठकर हमारे लिए खाना तो बना दो। अरे 5 मिनट और सोने दो ना, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। तुम नहा कर आओ, तुम्हें खाना तैयार मिलेगा। कुछ देर बाद सुजल नहाने चला जाता है और 10 मिनट और सोने के बाद संध्या सोकर उठती है। नाश्ते में क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, ये बन पड़े हैं, झट से बर्गर ही बना देती हूँ। ऐसा कहकर वो बिना चेक किए ही बन की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। वो हड़बड़ाहट में उसके बर्गर बनाकर तैयार कर देती है। कुछ देर बाद जब सुजल और उसकी बेटी नेहा खाने के लिए टेबल पर आते हैं तो सबको खाने के लिए परोसती है। लेकिन जैसे ही वो खाने बैठते हैं, अचानक से उसे खाते ही नेहा उल्टी कर देती है। अरे तुमने क्या बनाया संध्या, जो ऐसे खाते उल्टियाँ होने लगी? इसमें से तो बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है पापा। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें से तो बासी खाने की बदबू आ रही है। अरे लेकिन बर्गर तो मैंने अभी बनाया था। लेकिन उस पर डेट चेक की कि कहीं एक्सपायरी तो नहीं हो गई? अरे वो तो मैं देखना ही भूल गई। तुम भी ना संध्या कमाल करती हो। अब रहने दो, हमें नहीं करना है नाश्ता। मैं ऑफिस कैंटीन से कुछ खा लूंगा और नेहा भी स्कूल में कुछ खा लेगी। चलो नेहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसा कहकर सुजल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन संध्या की जेठानी ये सब सुन लेती है और वो सुजल को रोकते हुए कहती है, अरे देवर जी, ऐसे भूखे मत जाइए, मैंने पराठे बनाए, आप वही खाकर चले जाइए। नहीं थैंक्स भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुजल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी सास भी ये सब देख रही थी। ये छोटी बहू भी न जाने कब सुधरेगी, हमेशा ये बदबूदार खाना बनाती रहती है। लगता है जब माँ अन्नपूर्णा औरतों के हाथों में खाने का हुनर बांट रही थी, तब ये कहीं गुफा में घुसी पड़ी होगी, जो इसमें ये हुनर नहीं रहा। ये कहानी है जबलपुर के शर्मा निवास की, जहाँ 2 मंजिला हवेली थी जिसका नाम था शर्मा निवास। उसी घर में रहता था पूरा संयुक्त परिवार, जिसमें सास शांता देवी, जेठ आयुष, जेठानी मंजरी, उनका 10 साल का बेटा पूर्व, देवर सुजल और देवरानी संध्या और उनकी 8 साल की बेटी नेहा रहते। लेकिन कहते हैं जितना बड़ा परिवार उतनी ही बड़ी उनकी कहानी, और इस कहानी की जड़ में थी खाने की खुशबू और बदबू। जहाँ शांता देवी की बड़ी बहू बड़ा ही स्वादिष्ट और खुशबूदार बढ़िया बढ़िया खाना बनाती थी, जिसकी खुशबू आस पड़ोस के घरों तक में भी फैल जाती थी। वहीं उसकी छोटी बहू थोड़ी कामचोर और आलसी थी, जो ज्यादातर बासी खाना ही बनाती थी, जिसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती। मंजरी की तारीफ तो घर वालों के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी करते थे। पता नहीं शांता जी की बड़ी बहू मंजरी खाने में ऐसा क्या डालती है जिससे उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। मैं तो थोड़ा ये हलवा मंजरी बहू को देने जा रही हूँ, इस बहाने उसके हाथ का स्वाद चखने को भी मिल जाएगा। अब वो थोड़ा सा हलवा लेकर शांता के घर जाती है और मंजरी को हलवा देते हुए कहती है, ये ले मंजरी बहू हलवा। अरे कमला मौसी, आओ आओ, सही टाइम पर आई हो। हम सब नाश्ता करने ही बैठे थे, आप भी आइए ना। हाँ हाँ, अब तुम इतना ही कहती हो तो बैठ ही जाती हूँ। अच्छे से जानती हूँ इस चुस्टी को, जानबूझकर उस वक्त आती है जब हम खाना खाने बैठते हैं ताकि इसे भी खाना मिल जाए। मंजरी उन सभी को खाना परोसती है। वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं तूने बहू, और ये दही भल्ले, इनका तो जवाब ही नहीं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। ऊपर वाली मंजिल में खड़ी संध्या को भी अपनी जेठानी के खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ। हाय, जेठानी जी के यहाँ से कितने कमाल की खुशबू आ रही है। वो नीचे की तरफ देख रही थी, तभी मंजरी उसके लिए भी दही भल्ले लेकर ऊपर आती है, क्योंकि संध्या को भी वो बड़े पसंद थे। लेकिन उसके यहाँ से खाने की बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये लो संध्या, तुम भी दही भल्ले खाओ। ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? अच्छा खैर छोड़ो, ये लो, माँ जी बुला रही, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सास को गाँव से बुआ जी का फोन आता है। शांता, मेरी फसल की कटाई हो गई है, अब सोच रही हूँ कुछ दिन वहाँ रहने आ जाऊँ। हाँ हाँ जीजी, ये भी कोई कहने की बात है, आपका ही मायका है, जब तक मर्जी हो रहो। फोन
रखते ही शांता देवी अपनी दोनों बहुओं को आवाज देती हैं। मंजरी बहू, संध्या बहू, दोनों की दोनों जल्दी से इधर आओ। उसके बुलाने पर ही दोनों बहुएं जल्दी से वहाँ आ जाती हैं। गांव से तुम्हारी बुआ सास आ रही है कुछ दिन यहाँ रहने के लिए, और तुम दोनों जानती हो ना कि हमने अभी तक उनसे ये बात छुपाई है कि तुम दोनों अलग अलग किचन में खाना बनाती हो। इसलिए जब तक वो यहाँ रहे तुमने उनसे ये बात छुपानी है और तुम दोनों को तब तक एक साथ ही खाना बनाना है। ठीक है माँ जी, जब तक बुआ जी यहाँ रहेंगी हम दोनों साथ में खाना बना लेंगे। 2 दिन बाद बुआ सास उनके घर आती है। पाए लागू बुआ जी, पाए लागू बुआ जी। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। अच्छा लगता है देखकर कि आज भी मेरा ये परिवार साथ साथ रहता है। फिर मंजरी ने रात का खाना बनाकर तैयार रखा था जिसकी खुशबू पूरे घर में उठ रही थी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं साथ में खाना परोसती हैं। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने से। ये ताजा ताजा सरसों का साग, इसमें हींग और सरसों के दानों का तड़का और साथ में बाजरे की रोटी। मैं तो बाजरे की 2 रोटी और खाऊंगी। हाँ बुआ जी, आप 2 रोटी और लीजिए, ये भी कोई कहने की बात है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेहा धीरे से अपने पापा सुजल से कहती है, शुक्र है पापा, इसी बहाने हमें कम से कम अच्छा खाना तो खाने को मिलेगा। मैं तो कहती हूँ ये बुआ जी कभी ना जाए यहाँ से, हमेशा यहीं रहे। कम से कम बड़ी माँ अच्छा ताजा खाना तो बनाकर खिलाएंगी, नहीं तो मम्मी की तरह बासी बदबूदार खाना ही खाने को मिलेगा। चुप कर, धीरे बोल। अगर तेरी माँ ने सुन लिया ना तो फिर हमें बासी खाना भी खाने को नहीं देगी। फिर अगली सुबह संध्या अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। तभी संध्या की सास आकर उससे कहती है, संध्या बहू जाकर कुछ बढ़िया सा खाना बना ले। मंजरी बहू कह रही थी कि मैं बना देती हूँ, लेकिन उसे घर की साफ सफाई भी करनी थी, इसलिए मैंने ही उसे बोला कि खाना तुम बना दोगी। अब कोई पराठे बना ले। हे भगवान, मुझे तो खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा खासा मंजरी भाभी खाना बना रही थी, लेकिन नहीं, माँ जी को तो चूल है ना। दरअसल संध्या मॉडर्न होने के साथ साथ काफी आलसी भी थी। उसे खाना बनाने से तो बड़ी नफरत थी। अब वो अलसाते हुए किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। अब क्या बनाऊं जो जल्दी से बन जाए। हाँ, एक काम करती हूँ, परसों का आटा पड़ा है मेरे फ्रिज में, उसी के पराठे लगा देती हूँ, फटाफट बन जाएगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। एक काम करती हूँ, मेरे फ्रिज में जो 4 दिन पहले मैंने सब्जी बनाई थी वो बची हुई है, उन्हीं को पराठे में भर देती हूँ। अब वो उन्हीं बासी सब्जियों को लाकर खट्टे आटे के अंदर भर देती है, लेकिन बासी सब्जियां और आटा होने के कारण पूरे घर में बदबू फैलने लगती है। अरे शांता, ये तेरे पूरे घर में अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? ठीक से देख, कहीं कोई चूहा तो नहीं मरा पड़ा हुआ? नहीं जीजी, मैंने तो हर जगह देख लिया, बदबू तो मुझे भी आ रही, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये कमबख्त चूहा मरा कहाँ पड़ा है। तभी संध्या सबको खाने के लिए आवाज लगाती है, आइए आइए, नाश्ता रेडी है। जैसे ही वो टेबल के पास आते हैं तो उन्हें और भी तेज बदबू आने लगती है। बुआ सास जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है, उन्हें जैसे उल्टियों जैसा मन हो जाता है। उससे वो बदबू बर्दाश्त नहीं होती और वो अपना सामान लेकर गांव भाग जाती है। बहू, ये तूने कैसे पराठे बनाए हैं? सच सच बताइए, कैसे बनाए तूने? आज तो तूने हमारी नाक ही कटवा दी। इसमें से तो बासी बदबू आ रही है। सच सच बता बहू, इस खाने में इतनी बदबू कैसे आ रही है? वो माँ जी, मैंने 4 दिन पुरानी सब्जी इसमें डाली थी। क्या? हे भगवान, बहू तू कब छोड़ेगी अपनी ये बेकार आदत? अरे हमारे बारे में ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोच। ऐसा खाना खाकर वो बीमार पड़ जाएगी। संध्या को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद वो हमेशा के लिए बासी खाना बनाना छोड़ देती। अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको जरा। क्या हुआ स्वाति, यूं अचानक तूने गाड़ी क्यों रुकवा दी? यार बहुत तेज भूख लगी है, चल ना वो चाउमीन खाते हैं। तू भी ना कितने बड़ी घर की बेटी है, महंगे महंगे होटल में खाना खा सकती है, लेकिन तुझे ना जाने क्या शौक है ठेले का खाना खाने का। अच्छा चल, और अब ये सब लेक्चर देना बंद कर, समझी? अब जो पसंद है वही खाऊंगी ना, और जो स्वाद इन ठेले वालों के खाने में होता है ना, वो तो 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं होता। स्वाति अपनी दोस्त निधि के साथ चाउमीन के ठेले पर पहुंच जाती है और बड़े मजे से चाउमीन खरीदकर खाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक छोटी भिखारी बच्ची आती है। दीदी दीदी कुछ खिला दो ना, बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख लगी है? अच्छा रुक भैया, 1 प्लेट इसके लिए बना दो और 1 प्लेट पैक कर दो। स्वाति उस ठेले वाले से कहकर उस भिखारी बच्ची को खाने को चाउमीन देती है। उसी ठेले पर पास में खड़ा एक लड़का रोहन ये सब देख रहा था। इतने अमीर घर की लड़की का ऐसा व्यवहार देख उसे बड़ा अच्छा लगता है। चाउमीन खाकर वो गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। दरअसल स्वाति को ठेले का खाना खाने का बड़ा शौक था और इसलिए वो अक्सर किसी न किसी ठेले पर पहुंच ही जाती थी। ऐसे ही रोहन भी कभी कभार ऑफिस से आते वक्त शाम को किसी न किसी ठेले पर रुकता तो उसे स्वाति भी मिल ही जाती। अब यूं ही ठेले पर मिलते मिलते ही उन दोनों को आपस में प्यार होने लगा। और कुछ दिन बाद, रोहन मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो बस तुमसे और किसी से नहीं। तुम जल्दी अपने घर वालों से जाकर बात करो, मैं भी अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ। मैडम, आप महलों की रानी हैं,
और मैं ठहरा एक मिडिल क्लास लड़का। तुम शादी करोगे या नहीं मुझसे, या मैं ही आ जाऊं बारात लेकर तुम्हारे घर? अच्छा बाबा, ठीक है, मैं घर पर बात करता हूँ। रोहन इस बारे में अपने घर पर बात करता है। इधर स्वाति भी अपने परिवार वालों को मना लेती है। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है और स्वाति, जो अमीर घर की लड़की थी, अब अपने मिडिल क्लास ससुराल में आ जाती है। अपने ससुराल आते वक्त भी स्वाति का ध्यान उन गलियों में लगे हुए ठेलों पर ही था। स्वाति का ससुराल चांदनी चौक में था, जहाँ खाने के लिए तरह तरह के ठेले लगे हुए होते थे। ये मेरे ससुराल वाला घर तो कितनी तंग गलियों में है, लेकिन यहाँ ठेले बड़े मजेदार हैं। ओए होए, क्या है ये? छोले भटूरे, बर्गर, चाउमीन, गोलगप्पे, दही पापड़ी और वो आलू पूरी, कढ़ी चावल, वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। कुछ देर बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी सास हाथों में आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करती है। आजा मेरी छोटी बहू, तेरे ससुराल में स्वागत है। अब मेरी दोनों बहुएं आ गई। अब मैं इन घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। बड़ी बहू जा, स्वाति को उसके कमरे तक छोड़ा। जेठानी अपनी देवरानी को कमरे में ले जाती है। जेठानी जी, ये कमरा कुछ छोटा नहीं है? देवरानी जी, आपका घर बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ये कमरा बहुत छोटा लग रहा है। हाँ, हो सकता है। कल तुम्हारी पहली रसोई है तो जल्दी उठ जाना। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अगली सुबह स्वाति सबके लिए मीठे में हलवा बनाती है और साथ में पूरी पकवान। उसके हाथ का खाना घर वालों को कुछ खास पसंद तो नहीं आता, लेकिन फिर भी सब उसका दिल रखने के लिए उसकी झूठी तारीफ कर देते हैं। फिर दिन के समय पड़ोस की औरतें स्वाति की मुंह दिखाई करके चली जाती हैं। ऐसे शाम हो जाती है। बाजी, घर में तोरी, कद्दू और घिया रखा है। रात की सब्जी में क्या बनाऊं? बहू, ऐसा कर घिया ही बना ले। वो पिछले हफ्ते का रखा हुआ है, जो उमा बहन ने दिया था जब वो गांव से लाई थी। ऐसा ना हो कि कहीं वो खराब हो जाए। है घिया? घिया डिनर में कौन खाता है? ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। आज तो बाहर का कुछ खाने का मन है, जैसे दही भल्ले, राजमा चावल, ऐसा कुछ। इस गली के बाहर ही काफी ठेले हैं, लेकिन अब मैं बाहर कैसे जाऊं? नई बहू, कल शादी हुई नहीं कि आज निकल पड़ी। कुछ दिमाग लगा स्वाति, कुछ दिमाग लगा। हाँ, आइडिया। स्वाति पेट दर्द का बहाना बनाकर कमरे में चली जाती है। साथ ही खाना खाने से भी इनकार कर देती है। रौनक को फोन करती हूँ, वो आएंगे तो उनके साथ डॉक्टर का बहाना बनाकर बाहर चली जाऊंगी। यही सोचकर स्वाति रौनक को फोन करती है, लेकिन रौनक अपने ऑफिस के काम में बिजी था, जिस कारण वो फोन नहीं उठा पाता। ओफो, ये रौनक का बच्चा तो फोन ही नहीं उठा रहा। कुछ और दिमाग लगा स्वाति। इधर उधर देखने के बाद स्वाति की नजर सामने बनी खिड़की पर जाती है और वो उस खिड़की से बाहर चली जाती है और झट से पहुंच जाती है दही भल्ले के ठेले पर और भरपेट दही भल्ले और फिर राजमा चावल खाती है। लेकिन उसे पड़ोस की गप्पू काकी देख लेती है। हाँ, ये तो वो अपनी सरला की नई बहू है ना, जो कल ही ब्याह कराई है। हाय राम, कैसा जमाना आ गया, कोई लाज शर्म ही नहीं है आजकल की बहुओं को। कुछ देर बाद, ये लो भैया पैसे। मैडम जी, 200 के खुले नहीं है। कोई बात नहीं, तुम रख लो टिप समझकर। अब वो पेट भरकर वापस उसी खिड़की से अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उसके लिए खिचड़ी बना कर लाती है। ये खा लो स्वाति, इससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं दीदी, बिल्कुल भी भूख नहीं है। अभी थोड़ा दर्द है ना पेट में, कुछ नहीं खाऊंगी तो थोड़ी देर में अपने आप आराम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन भूख लगे तो बताना फिर। अगले दिन गप्पू काकी उनके घर आती है। माना सरला, आजकल मॉडर्न जमाना है, लेकिन ऐसा भी क्या मॉडर्न कि कल की आई हुई बहू आज खुले मुंह ठेले पर खड़े होकर गपागप खाए जा रही है। तू किसकी बहू के बारे में बात कर रही है? तेरी और किसकी? कल ही रात को मैंने उसे बाहर ठेले पर खाना खाते हुए देखा। सुना है कि वो बड़ी अमीर है, फिर ठेले का खाना। इतने में स्वाति भी वहाँ आ जाती है। क्या मुझे देखा आपने? नहीं तो, मेरा तो पेट दर्द था। कल तो मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। हो सकता है आपने किसी और को देखा हो। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में एक जैसी शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो क्या पता वो भी मेरी तरह ही दिखती हो। ऐसे अब वो हर रोज अपने ससुराल वालों से छुपते छुपाते खाना खाती। एक रोज जब उसकी जेठानी सब्जियां लेकर घर लौट रही थी, तो वो ये सब करते हुए देख लेती है। अरे, ये तो देवरानी जी है। ये यहाँ ठेले पर कैसे मजे से गप गप करके खा रही है। अच्छा, यही कारण है कि ये घर पर खाने के लिए इतने नखरे करती है। इसका मतलब गप्पू काकी एकदम सही कह रही थी। अब जेठानी देवरानी पर नजर रखने लगती है और एक दिन जब वो किसी बहाने से ठेले पर खाना खाने जाती है, तो जेठानी अपनी सास के साथ उसके ठेले पर पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये है तेरी असलियत। रोज घर का खाना ना खाकर यहाँ आकर तू बाहर ठेले का खाना खाती है। जानती है ये सब कितना नुकसानदायक होता है।
हाँ, कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन रोज रोज यूं बाहर का खाना खाना भी नुकसानदायक होता है। अरे कुछ नहीं होता, और आज तक मेरे घर वालों ने मुझे नहीं टोका, तो फिर आप लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? स्वाति ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। तभी रोहन भी वहाँ आ जाता है। वो सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इनके पेट में जरूरत से ज्यादा इन्फेक्शन बन गया है, जिस कारण ऐसा हुआ है। लगता है बाहर की चीजें काफी खाती है। अब हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा आती हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप इनकी हालत देखकर लगा सकते हैं। स्वाति का ऑपरेशन कर उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन इन सब में उसे ये बात समझ में आ गई थी कि जरूरत से ज्यादा ठेले का खाना उसकी जान तक भी ले सकता था।